कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया है, इसमें तो बहुत ही सख्त वार्निंग नहीं दी गई। पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है। किसी भी ऐसे एलिमेंट को जो पाकिस्तान में फसाद बर्पा करने की कोशिश करे, दहशतगर्दी करे, हमारे सिविलियंस को शहीद किया जाए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को शहीद किया जाए, एक का बदला 10 से लिया जाए। बहुत मौके दे दिए, अब जब तक बाज नहीं आएंगे तब तक किसी मौके की गुंजाइश नहीं। आने वाले दिनों में एग्रेसिवली हिट किया जाएगा इंडियन प्रॉक्सीज को, आइदर दे आर इन पाकिस्तान और इन अफगानिस्तान। 9 हमारे जवान शहीद हुए हैं, आप नंबर्स ज़हन में रख लें। आने वाले दिनों में जब हम दोबारा काउंटिंग करेंगे तो कम से कम 90 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज और कानूनी आबी हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हर जरूरी इकदाम किया जाएगा। पाकिस्तान की लीडरशिप ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, अफगान तालिबान को भी अपना किबला दुरुस्त कर ले, नहीं करेंगे तो उस जबान में जवाब दिया जाएगा जो जबान उनकी समझ में आती है और हमें बहुत बेहतर समझाना आती है। हाथ जो बड़ा पाकिस्तानी पानियों की तरफ काट दिया जाएगा, सांसें रोकने की जरूरत पड़ी रोक दी जाएंगी भारतीयों की। इंडियन पंजाब की एक मूवी आई सतलुज के नाम से। पहले तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में सतलुज का पानी बंद किया था, अब उन्होंने अपनी मूवी सतलुज उसको 48 घंटों में ही उतार दिया ओटीटी प्लेटफॉर्म से। 1980s से मिड 1990s के अंदर जो मुजालिम हुए भारत में सिखों पर, उसको इन्होंने हाईलाइट किया। जहां पर सिख दिखाई देता था ये उसको मार देते थे, शूट कर देते थे। अब ये दिलजीत दोसांझ ने जिस फिल्म में ये काम किया, जिसका पहले नाम पंजाब 95 था, इसमें 21 कट लगाए गए, 120 जगहों से फिल्म को काटा गया, उसकी फिर भी जस्टिफिकेशन कोई नहीं दी। अब ये जो फिल्म रिलीज की गई, ये 120 कट्स के बाद की गई, उसमें भी 2 दिन से ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके और 48 घंटों में इन्होंने Z5 का जो OTT प्लेटफॉर्म है वहां से इस फिल्म को हटा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नवीद नसीम और मेरे साथ फिर एक दफ़ा मौजूद हैं हैदर हयात खान साहब। हैदर, थैंक यू सो मच, आपने फिर एक दफ़ा टाइम दिया। आज हम बात करेंगे कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जायज़ आबी हक के हसूल के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का अज़म। इसके अलावा अफ़गान तालिबान हुकूमत को आर्मी चीफ ने क्या वार्निंग दी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ज़ियारत में दहशतगर्दों का हमला, 9 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 15 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। और आखिर में बात करेंगे कि हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज़ होने वाली फिल्म सतलुज को 48 घंटों के अंदर ही क्यों गायब कर दिया गया। सो हैदर, ये है हमारा आज का मेन्यू। सबसे पहले बात करते हैं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया है इसमें तो बहुत ही सख्त वार्निंग नहीं दी गई। आप हमारे एक तरफ का जो हमारा हमसाया है, बेशक वो अफगानिस्तान हो, दूसरी तरफ इंडिया को, तो काफ़ी टफ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इस बार। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो एलामिया जारी हुआ है 276वीं ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो मैं अक्सर बात करता हूँ ना, अप्रोच की क्लैरिटी, वो तो उसके एलामिये में वाज़ेह है। पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी ऐसे एलिमेंट को जो पाकिस्तान में फसाद बर्पा करने की कोशिश करे, दहशतगर्दी करे, हमारे सिविलियंस को शहीद किया जाए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को शहीद किया जाए, एक का बदला 10 से लिया जाएगा। और अब वो पॉलिसी नहीं होगी कि नहीं चले ठीक है यार, एक मौका और दे दें। बहुत मौके दे दिए, अब जब तक बाज नहीं आएंगे तब तक किसी मौके की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये मुझे 2 चीजें इसके अंदर जो मैं इस एलामिये में पढ़ रहा हूं ना, उसमें जो मुझे 2 पहलू इसमें बड़े अहम नजर आ रहे हैं। एक तो अफगान तालिबान रजीम के मुतालिक जो बातें हुई, सेकेंडली जो इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर जो बातें हुई। और मैं इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से आगे चल के आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके बाद मैं तो कम से कम बहुत तसल्ली में हूं और भारत में क्यों इस वक्त खौफ होगा। ठीक है, पहली बात तो अफगान तालिबान रजीम की। देखिए, अभी आपने बताया ज़ियारत के अंदर जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ, हमारे 9 पुलिस एहलकार जो है उसमें शहीद हुए और 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया।
एक तो इस चीज को जहन में रखें कि ये 15 पे सिलसिला खत्म नहीं होगा, ठीक है, आने वाले दिनों में एग्रेसिवली हिट किया जाएगा इंडियन प्रॉक्सीज को, आइदर दे आर इन पाकिस्तान और इन anywhere, अफगानिस्तान, ठीक, एग्रेसिवली हिट किया जाएगा। और 9 हमारे जवान शहीद हुए हैं, आप नंबर्स जहन में रख लें, आने वाले दिनों में जब हम दोबारा काउंटिंग करेंगे तो कम से कम 90 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल करेंगे। 15 हो गए, मजीद अब 75 जो हैं वो कम से कम 75 जहन्नुम हासिल होंगे। वो अफगानिस्तान के अंदर भी स्ट्राइक्स हो सकती हैं, वो कुछ जो यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनके अंदर भी ये सारा सिलसिला हो सकता है। मजीद मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 2 BLA के दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए हैं कराची के अंदर, जो बशीर जेब जैसा बेगैरत आदमी जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, उसके कहने पर वहां पर इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से मालूमात इकट्ठी कर रहे थे और वहां पर एक ग्रुप बनाने की बुनियादी तौर पर कोशिश कर रहे थे जिसको कल को वो स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। तो वो जो 2 बड़े अहम दहशतगर्द हैं उनको भी BLA से जिनका ताल्लुक है गिरफ्तार किया गया। अच्छा, कमिंग बैक टू कॉर्प्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी से मुतालिक बात हुई, इन्होंने कहा पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज और कानूनी आबी हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हर जरूरी इकदाम किया जाएगा। नाउ दिस इज a very severe warning to India। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने तो इंट्रो में अफगानिस्तान को वार्निंग का कहा था। इस ये अफगानिस्तान के जो बड़े भाई हैं ना इस वक्त आजकल जो उनके करता धरता है, सरप्रस्त आला जो है उनको भी वार्निंग ही वार्निंग। यस, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये इंडियन व्यूअर्स के लिए। पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज और कानूनी आबी हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हर जरूरी इकदाम किया जाएगा। Now this is very important। अब आप खुद ही समझ जाए, मैं तो समझ गया, जरा समझा देते हैं। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है और मैं कहता हूं कि क्या कमाल स्ट्रेटजी है इस वक्त पाकिस्तान की। हमने शुरू कहां से किया, ग्लोबली अपना केस एस्टैब्लिश किया, हमने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हम गए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि भारत गलत है। लेटर ऑन उनकी सप्लीमेंटल रूलिंग आई, उस रूलिंग में उन्होंने कहा कि भारत का इकदाम अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। भारत ना सिर्फ ये कि पाबंद है पाकिस्तान के साथ हर तरह का डाटा शेयर करने के हवाले से, इवन अगर वो अपने पानी को सिक्योर करने के लिए भी, क्योंकि भारत का एक क्लेम ये भी है ना कि पाकिस्तान का हिस्से का जो पानी जाता है उसमें हमारा भी कुछ पानी जो है उसकी वो भी चला जाता है, उसको भी सिक्योर करने के लिए एटलीस्ट उन 3 दरियाओं पर जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के को मिले हैं उन पर भारत ने कुछ करना है। तो इनिशियल फेज से जिस वक्त ड्राइंग्स उसकी बनाई जा रही होंगी तब से पाकिस्तान को लूप में लेना। लेटर ऑन वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत गलत कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो इसके अंदर गारंटर था। अब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि इस ट्रीटी के अंदर कोई ऐसी शिक नहीं है जो किसी मुल्क को ये हक दे कि वो यूनिलैटरली कोई डिसीजन ले ले, लिहाजा भारत का जो इकदाम है ये गलत है। भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया है, भारत ये नहीं कर सकता। सेम चीज यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हुई, वहां की जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है वो भी यही बात करती है कि भारत यूनिलैटरली ये काम नहीं कर सकता। एक चीज तो ये होगी। अच्छा, भारत क्यों उसने ये काम किया? भारत एक्सक्यूज बनाता है पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को। वैसे तो अभी तक भारत कोई एक कॉन्क्रीट चीज नहीं रख सका और अब भारत के अंदर लोग कह रहे हैं कि 193 ममालिक जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद हैं, मां सिवाय भारत के कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो ये कहे कि पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है या ये जो वहां पर दहशतगर्दी का वाकया हुआ इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ था। कोई एक मुल्क नहीं। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इंडियंस बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब भारत बुनियादी तौर पर जिस वक्त से ये घटिया शैतान भारत में बरसर इक़्तिदार है ना, 16 इंच की सीनी वाला, उस वक्त से ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को इस हवाले से तंग किया जाए। ये 2014-15 से इन्होंने इसके ऊपर बाकायदा काम करना शुरू किया। फिर 2022-21-22 में गालिबन
इन्होंने इंडिया में डिबेट शुरू कर दी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसकी कुछ शिकें जो है उनमें तब्दीली होनी चाहिए। अब ये पहलगाम हो रहा है अप्रैल 2025 में, खुद से ये 2021-22 में अपने यहां डिबेट शुरू कर रहे हैं कि जनाब इसकी कुछ शिकें जो हैं उनको अब तब्दील होना चाहिए। अब वो शिकें यूनिलैटरली नहीं कोई कर सकता, उसमें म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है दोनों ममालिक का। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसको बहाना बनाकर उसकी बुनियाद पर यह काम किया। इनको यह लगा था कि हम ऐसे हमदर्दी भी ले लेंगे और हम अपने केस को जो है वो हमारा जस्टिफाई भी हो जाएगा कि यार देखें पाकिस्तान तो भारत में दहशतगर्दी कर रहा है, लिहाजा हमने इस बुनियाद पर इसको सस्पेंड कर दिया। अब क्या हुआ, किसी ने भारतीय नैरेटिव बाय नहीं किया। हर मुल्क ने कहा कि यार हम दहशतगर्दी के वाकये को कंडेम करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम दहशतगर्दी के वाकये को कंडेम करते हैं, बट इसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है। और पाकिस्तान ने तो यह भी कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो हम हमारे लेकर आए, हम न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार है। कोई तीसरा मुल्क आप उसका फैसला कर लें जो न्यूट्रल दोनों को मंजूर हो कि यार ये मुल्क काम कर लेगा, आके बैठे इंक्वायरी कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब किया ही खुद है तो कैसी इंक्वायरी करवाए भारत? तो ये तो बात अब भारतीय भी कर रहे हैं ना कि बुनियादी तौर पर ये सारा इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और एक सिंगल जो एविडेंस है वही पुरानी चीजें जी, हमने बंदे पकड़े हैं, उनकी जेब से पाकिस्तान की टॉफी निकली है, उनकी जेब से पाकिस्तान की वोटर आईडी निकली है, कुछ लेके जो उनका तो ये अच्छा, पुराना होती नहीं है। हमारा नेशनल आईडी कार्ड जो है वही हमारी वोटर आईडी है। तो वो भी देखे ना, ऐसी आवाम बनाते हैं ये, वही पुराना मंजन। यार तुम अपनी स्टोरी तब्दील कर लो। आदित्य धर को चाहिए इनको कि नई स्टोरी दे। ये जो पहलगाम का मास्टरमाइंड है ना पीछे, इसमें सम हाउ उस टीम के अंदर आदित्य धर भी शामिल है जिसने ये धुरंधर बनाई थी। तो आदित्य धर को चाहिए इनको इस हवाले से भी कोई नई स्टोरी दे। बहरहाल अब ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें जो मैसेजेस हैं, एक तो चला गया ना भारत को इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। सेकेंडली भारत को एक और पैगाम गया प्रॉक्सीज को लेकर, जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं, BLA, TTP है, जमातुल अहरार है, अफगान तालिबान है। अब इंटरेस्टिंगली हमने पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि अफगान तालिबान जो है वो बहुत जो है इस हवाले से एग्रेसिवली एंगेज्ड है इंडिया के साथ, और मैंने इजराइल वाली मीटिंग का भी। अभी क्या हुआ कि अफगानिस्तान के एक और वजीर इस वक्त भारत में मौजूद है, ठीक है। अब कहने को वो वजीर जो है वो एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और इरिगेशन का है, मौलवी अताउल्लाह उमरी, बट वो वहां पर बुनियादी तौर पर गया है भारतीयों से पैसा लेने और उनके साथ मुस्तकबिल में क्या उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ करना है इस हवाले से बातचीत करना है। तो इनकी एक बड़ी रेगुलर कम्युनिकेशन है इस हवाले से। तो पाकिस्तान ने इस कॉर्प्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान की लीडरशिप ने वाज़े पैगाम दे दिया अफगान तालिबान को भी अपना किबला दुरुस्त कर लें, नहीं करेंगे तो उनको उस जबान में जवाब दिया जाएगा जो जबान उनकी समझ में आती है और हमें बहुत बेहतर समझाना आती है। और वही देखे ना, वो हम कहानी सुनते थे, गालिबन हमने पहले किसी पॉडकास्ट में उसका जिक्र भी किया कि वो लड़ाई हुई ना किसी की मोहल्ले में, एक बंदे को थप्पड़ छप्पड़ काफी पड़े तो उसने कहा तुम इधर ही रुको, मैं अपने बड़े भाई को लेकर आता हूं। इंडिया अफगानिस्तान के केस में क्या हुआ, मार पड़ी इंडिया को पाकिस्तान से, बड़े भाई को। तो उसने कहा ठहरो तुम रुको, मैं अभी अपने छोटे भाई को लेकर आता हूं। अब वो लेकर आ गया छोटे भाई को, अब छोटे भाई को मार पड़ रही है तो मजीद पड़ेगी। अब तीसरा बड़ा भाई आ रहा है ना इस्राइल, वो तीसरे बड़े भाई को, उसको भी हम लोगों ने जब बड़े भाई को मारा था ना, वो मदरलैंड की जो फादरलैंड है ना, फादरलैंड को भी उस वक्त हमने इनडायरेक्ट, मदरलैंड नहीं आके वो आपस में उनको भी गरज था पता नहीं, उनके लाके बंदे उनको भी पटवा दिया था उन्होंने हमसे। बहरहाल ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, अप्रोच की क्लैरिटी है, और ये जो उसके अंदर स्पेसिफिक बात है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, अवामी उमंगों के मुताबिक, अब अवामी उमंगे क्या है? अवामी उमंगे ये है कि जनाब ठीक है, आप अपनी सारी ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करें। इनिशियली आपने जो इंटरनेशनली भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करना शुरू किया बड़ी कामयाबी से, क्योंकि कोई एक फर्म तो हो ना जो भारत के मौकफ की तायीद करे, कोई भी नहीं कर रहा। तो अब इसके बाद डिप्लोमेटिक ऑप्शंस देखें, जो रिसेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छा भारत में उन्होंने मीडिया में बात शुरू कर दी कि जी इस कॉन्फ्रेंस से क्या होगा। इस कॉन्फ्रेंस से यह हुआ, पैगाम चला गया भारत को, जो प्रोफेसर डॉक्टर विक्टर गाओ ने भी दिया, मतलब हमारे मिनिस्टर्स ने बात की, उन्होंने क्लियरली बता दिया भाई दिस इज द अप्रोच। हाथ जो बड़ा पाकिस्तानी पानियों की तरफ काट दिया जाएगा, सांसें रोकने की जरूरत पड़ी रोक दी जाएंगी भारतीयों की। उसके बाद विक्टर गाओ क्या कहता है, वो कहते हैं कि अगर तो भारत पीस टाइम में पाकिस्तान का पानी रोकता है
तो ये गैर कानूनी चीज है, अनलॉफुल ठीक है। अगर भारत ड्यूरिंग वॉर ये करता है तो इट्स अ वॉर क्राइम। तीसरी चीज वो कहता है कि अब भारत को सोचना बुनियादी तौर पर यह है कि क्या भारत वो काम करेगा जो अगर उसके साथ हो तो भारत को अच्छा ना लगे। Yes. अब वो क्या है, चाइना और इंडिया का जो केस है वो सिमिलर है पाकिस्तान और इंडिया वाला। इंडिया अपर राइपेरियन है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, चाइना अपर राइपेरियन है, इंडिया लोअर राइपेरियन है। तो चाइना अगर भारत का पानी रोकता है तो भारत को लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये पैगाम विक्टर गांव ने दे दिया। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं, जिस वक्त इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, भारतीय क्या कहते हैं अपने मीडिया पर कि जी हमने तो एक बूंद पाकिस्तान में नहीं जाने दी पिछले 1 साल में। अब क्या हुआ, इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगले दिन 10,000 क्यूसेक पानी रावी दरिया के अंदर ज्यादा था। यस। इस कॉन्फ्रेंस से अगले दिन रोक सकते और ये वो जाहिल भारतीयों को नहीं बता रहे कि 10,000 क्यूसेक पानी सिर्फ रावी दरिया के अंदर इस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्यादा है। अब वो एक और बात कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम तो जी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए बना ही नहीं रहे। पहले 13 माह क्या कहते रहे कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं जाएगी जब हमारा ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। अब कह रहे हैं हम तो भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो हमारी लीकेज होती है, हमारी जो वेस्टेज है, हम उसको रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो भाई हमें पता है कि तुम लोग मक्कार हो, तुम लोग कमीने हो, तुम लोगों के ऊपर तुम्हारी करतूत दुनिया देख चुकी है, तुम्हारी अप्रोच का हमें अंदाजा है। हम चाहते हैं कि हर फेज में जो ट्रीटी के अंदर तय हुआ है उसके मुताबिक हमारे साथ चीजें शेयर। अभी एक साबिक इंडियन डिप्लोमेट थे जो पाकिस्तान में कभी तैनात थे, मुझे उनका नाम भूल गया, जिन्होंने कहा था कि अगर इंडिया पानी रोकता है तो जो इंडियन पंजाब है वो सारा डूब जाएगा, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, रिजर्वायर्स नहीं है, डैम्स नहीं है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान को पानी आता है ना, इसके ऊपर भी कुछ इजाजत है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। वो लिमिटेड पानी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर के इस्तेमाल के लिए। यस। सेकेंडली, वो हाइड्रो पार्क के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक बिजली के प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं क्योंकि डैम्स नहीं बनेंगे उसके अंदर। तो ये उनको अलाउ है, वो कर सकते हैं ये। लेकिन पानी रन ऑफ द रिवर पे वो रोक नहीं सकते पानी, वो हम रोकने देंगे नहीं। ये पाकिस्तानी अवाम की उमंगे भी यही है अपनी लीडरशिप से, और हमारी लीडरशिप की अप्रोच भी क्लियर है कि जो हमारी अवाम चाहती है इंशाल्लाह वैसे होगा। अगर पानी रोकेगा भारत तो जलवे देखेगा फतह 3 के, फतह 4 के, फिर कोई भी उसके व्हाट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी, जो भी हो भाई हम फेस करेंगे। भाई लाइफ लाइन है ना भाई, पानी नहीं होगा वैसे लोग यहां पर मारे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो हम नहीं है ऐसा अलाउ नहीं करेंगे भारत को। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया डीजीआई एसपीआर ने जारी किया है, उसके बाद जो इंडिया के करते धरते हैं उनको कुछ तो थोड़ी बहुत तो समझ होगी कि नहीं अब इनसे थोड़ा पीछे हट जाए तो बेहतर है। और शायद ये नज़र भी आ रहा है, जो पानी आने दिया उन्होंने रावी में भी आने दिया, और जो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो रोका ही नहीं है। हम नहीं, तो अब वो दो बातें कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं जी कि अभी 6, 7 साल 8 साल लग जाने हमारा। जो एक तो इन्होंने जो रावी जो सतलुज और ब्यास को जो कनेक्ट करने के लिए, चनाब और ब्यास को जो कनेक्ट करने के लिए इन्होंने टनल का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, वो भी अगर 2026 में आगाज होता है उसका तो जुलाई 2029 में उसकी कंप्लीशन है। तो अभी भारत पानी जरूर रोक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अपनी अवाम को वो बेवकूफ बना रहा है ना कि हमने एक बूंद नहीं जाने दे रही, ये वाला काम नहीं है, वो नहीं रोक सकता। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनकी कोशिश जरूर है ये सब कुछ करने की, लेकिन आप इस चीज को जहन में रखें कि जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी वहां पर गया तो उन डैम्स में, उन दरियाओं में, उन रिजर्वायर्स में भारतीयों का खून बहेगा, वहां पर पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं बहने देंगे। चलें, ये तो अब मेरा ख्याल है उनको बिल्कुल एक क्लियर मैसेज चला गया इंडिया को। आगे चलें, ज़ियारत में क्या हुआ है? 2 SHOs की भी शहादत हो गई, 9 पुलिस एहलकार, ये क्या, इसकी क्या डिटेल्स हैं अभी तक? देखें, अफगान तालिबान जिस तरीके से इंडियन प्रॉक्सीज को प्रोटेक्ट किए हुए, मैंने आपको पहले कहा ना कि इस चीज़ को जहन में रखें कि आने वाले दिनों में एग्रेसिव स्ट्राइक्स होंगी। यहाँ पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे और अफगानिस्तान के अंदर भी मतलब एक्सट्रीम एग्रेसिव स्ट्राइक्स होंगी और परखच्चे उड़ाए जाएंगे वहां पर दहशतगर्दों के। भारत बुनियादी तौर पर कोशिश कर रहा है, वो डायरेक्टली तो आकर मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता, वो अब कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस को इस तरह के मामलात में एंगेज रखे, उनका मोराल डाउन करे। हम उनको घटिया लोगों को
क्या कहेंगे, उनको डरपोक लोगों को अंदाजा नहीं है कि हमारे लोगों का मोराल इस तरह डाउन नहीं होता। ऐसे नहीं होता। ये बहादुर लोग हैं, हम लोगों ने मुश्किल हालात देखे हैं। गुज़िश्ता 20-25 साल से हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे 80,000 से ज्यादा लोग शहीद करवा चुके हैं, 80,000 से बिलियंस ज्यादा, ऑफ लाख डॉलर्स के का करीब नुकसान, हमारी शहादतें हो चुकी हैं। तो इस तरह, और फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस बैटल हार्डन्ड है, बिल्कुल भारतीयों की तरह थोड़ी है कि जो है वहां पर आए रोज उनके जो फौजी हैं वो कश्मीर से ये खबरें आती हैं सबसे ज्यादा कि वहां पर वो सुसाइड कर रहे हैं। हाँ। अभी तो मणिपुर से भी आना शुरू हो गई हैं। मणिपुर में तो आलम यह है कि वहां पर इनकी फौज के एक हेडक्वार्टर के ऊपर जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है, लोकल पब्लिक है, उन्होंने जाकर कब्जा कर लिया। ये इनकी फौज की करतूत है। तो बहरहाल ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर मकसद इनका यही है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो है उनको इस तरह एंगेज करके उनका मोराल डाउन करने की कोशिश की जाए। वो नहीं होगा। हम लोग मुकाबला कर रहे हैं इस दहशतगर्दी का। हम इंशाल्लाह, हमारी लीडरशिप की अप्रोच क्लियर है, इनका कला कमा किया जाएगा। कुछ चीजें हैं जो हमें अपने घर में भी दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो वो उसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि एक बड़ी सीरियस अप्रोच है कि उसमें हमें फौरी तौर पर क्या चीजें करनी है। आई बिलीव कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है वो काम शुरू होगा। और जो अभी ऑपरेशन गजब लिल हक का हमने आगाज किया हुआ है ना अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान के खिलाफ, इंडियन प्रॉक्सीज के खिलाफ, वो आने वाले दिनों में मजीद तेज होने जा रहा है। चले, वो उनको पता चल जाएगा जिनके खिलाफ होगा, और फिर उनको जब समझ आएगी तो बहुत नहीं, अभी आपको चीखों की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी कुछ अरसे में, बिल्कुल, भारत से भी और अफगानिस्तान से भी। ठीक है। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या चल रही है? कोई कोलंबो में कोई कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ के बीच में, और वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन जो हैं कुछ साबिक सफारतकार और कुछ रिटायर्ड फौजी कुछ मिले हैं, उधर से क्या अपडेट आ रहा है? अच्छा, इसमें इंडिया से तो जो बात हो रही है ना वो है उनके फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने की बात हो रही है कि जनरल मनोज नरवाने जो रिटायर हुए, ये जो अभी अब तो नए उनके आ गए ना, जनरल सेठी आ गए हैं। हाँ। जनरल सेठी से पहले जो उनके आर्मी चीफ थे, उससे पहले जो थे अच्छा, बुनियादी तौर ठीक पर है। ये जनरल मनोज नरवाने थे। अच्छा, जनरल मनोज नरवाने जो है इनके बारे में ये बात हो रही है कि ही वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। और पाकिस्तान में भी ऑफिशियली हमने ये कहा है कि क्योंकि दोनों ममालिक से ये प्राइवेट लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हुए थे, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। हमारे यहाँ अच्छी चीज ये है कि हम वेलकम करते हैं इसी अप्रोच को। हम चाहते हैं कि यार चीजें अच्छे तरीके के लिए हम उसको हम वेलकम करते हैं। हम इस खित्ते में सबके साथ मिलकर ममालिक जो है वो तरक्की करें। तो पॉजिटिव अप्रोच बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ पर है। घटिया मेंटेलिटी है भारत में। आप यकीन करें कि इसको उन्होंने जिस तरह नेगेटिवली उनके मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की, सेकेंडली जो खत लिखा गया दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म को, अब देखें ये सीक्वेंस, 100 लोग हैं उसमें, 117 जो है सीक्वेंस जो है ना इवेंट्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ट्रैक टू जो है वो बैंकॉक में एक मीटिंग, उसके अलावा कतर में, फिर अब ये कोलंबो वाली जो मीटिंग है, उसके बाद 117 लोगों का खत लिखना दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म और को। पीछे ले जाएं, आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल ने पहले कहा, और आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी के बारे में ये भी बात हो रही है। जनरल सेक्रेटरी तो गालिबन आई डोंट नो कि एग्जैक्टली जनरल सेक्रेटरी, लेकिन ये जो कोलंबो की मीटिंग है उसमें राम माधव जो हैं ये भी आरएसएस के लीडर हैं। पहले जी, जिसमें उन्होंने बात की थी, उस वक्त जो है वो ये जनरल मनोज नरवाने ने भी बात की थी, एएस दौलत ने भी बात की थी, जो उनके रॉ चीफ उन्होंने भी बात की तो थी। अब क्या है, ये जो कोलंबो वाली मीटिंग है ना, इसमें भी सिर्फ डिप्लोमेट्स और उनके फॉर्मर जो है वो मिलिट्री के लोग नहीं थे, इसके अंदर राम माधव भी थे। अब राम माधव आरएसएस के हैं, तो यहां से आपको थोड़ा सा शिफ्ट, आप मतलब हम एनालाइज कर सकते हैं ना एग्जैक्टली क्या, आई डोंट नो, लेकिन हमारा तो सामने नहीं आया। एक कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हो रहा है भारत पर, ठीक है, कि भाई चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको अल्टीमेटली बातचीत करनी होगी। बहरहाल इसमें मैंने भी कुछ किया था, मैंने उसको ट्रैक 2.5 का नाम दिया था। ठीक है, उसमें मैंने जनरल राजन कोचर भारत से और पाकिस्तान से जनरल नईम खालिद लोधी साहब, तो मैंने एक सेशन करवाया, और उसके बाद जनरल राजन कोचर ने मुझे दोबारा अप्रोच किया कि नया सेशन हो, लेकिन लेटर ऑन मुझे भारत से किसी ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा यार वो जनरल साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है, जो उन्होंने उस प्रोग्राम में आपके साथ जो गुफ्तगू की है तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, तो मैंने खैर अभी उसके ऊपर दोबारा बात नहीं की। लेकिन बात यह है कि हम लोग वेलकम करते हैं इस तरह की चीज़ों को, ठीक है।
फिर ये जो लेटर लिखा गया, आप देखें इसके ऊपर भी हमारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, जो हमारी सिविल सोसाइटी है इंडिया में भी, जो सेन सिविल सोसाइटी है उसने इसको वेलकम किया है। लेकिन जो घटिया अप्रोच उनके मीडिया पर बैठी हुई है, वो आज तक यही शोर कर रहे हैं कि ये गद्दार हैं जी, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए। वो क्या नाम है, उनके आरएसएस के फॉर्मर चीफ हूँ वो भी गद्दार है यस दौलत, ये महबूबा मुफ्ती हो वो भी गद्दार है। चले ये कश्मीरी लीडरशिप को तो वैसे ही वो उनको एक आंख नहीं भाती ना, उसको तो वो कहती हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला साहब, इन्होंने तो कश्मीरियों के साथ बड़ा, इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इन्होंने अपने मतलब के लिए कश्मीर का कई मरतबा सौदा किया है। महबूबा मुफ्ती जो है अब वो बहुत एक्टिव हो गई है। ये जिस वक्त 5 अगस्त 2019 को इन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया ना, उसके बाद महबूबा मुफ्ती की अप्रोच में एक शिफ्ट है। अदरवाइज जिस वक्त ये चीफ मिनिस्टर थी, इसको तो कठपुतली वज़ीर आला कहते थे कि जो सेंटर इसको कहता है ये वही सब कुछ करती जाती थी। तो अब ये जो अप्रोच डेवलप हो रही है ना कि ये गलत कर रहा है भारत, इसको इनिशिएट तो भारत ने किया ना बाहर। हमारी तो कभी अप्रोच नहीं रही कि चीजें खराब हों। हम तो चाहते हैं कि चीजें अच्छे तरीके से चले, लेकिन उसके लिए उधर भी ये अप्रोच होनी चाहिए। अगर उधर ये अप्रोच है कि तुमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, तो भाई हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर उधर ये अप्रोच है कि पाकिस्तान को जो है उसके साथ जंग लड़नी है, तो आ जाओ, ये मैदान है, मैदान में आमना सामना कर लेते हैं, सारी दुनिया देख लेगी कि क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उधर भी यही अप्रोच होनी चाहिए। तो ये ट्रैक 2 के जो मामला थे, एज ऑफ नाउ हमारी ऑफिशियल पोजीशन तो यही है कि भाई ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कैपेसिटी में लोग मिल रहे हैं तो वो करें, अच्छी चीज है कि चीजें इस तरीके से आगे बढ़े। सेकेंडली, ये जो जिन लोगों ने लेटर लिखे दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म को, उसमें कुछ लोग जो है वो इंडिया से जो प्रोमिनेंट लोग हैं, इसमें एएस दौलत जो है इनके फॉर्मर रॉ चीफ, अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से इसमें जो अशरफ जहांगीर काजी साहब फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट रहे, उन्होंने भी इस लेटर को साइन किया। तो एएस दौलत ये कहते हैं कि काजी साहब और लाल कृष्ण अडवाणी जो बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर हैं, इन्होंने आगरा समिट जो है वो करवाई थी, और वो कहते हैं कि मैं काफी दफा इनसे मिला भी हूं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये जिन लोगों ने इसको साइन किया वो बड़ी रीजनेबल अप्रोच के लोग हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हैं, सलीमा हाशमी साहबा हैं, फिर इंडिया से देखें ना एएस दौलत है, उसके बाद उनके कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं, मनीशंकर गालिबन, उन्होंने भी इसको साइन किया है। महबूबा मुफ्ती है, मीरवाइज उमर फारूक है, फारूक अब्दुल्ला है, फिर कुछ राइटर्स यहाँ से हैं, वहां से हैं। तो अप्रोच अच्छी है, मैं तो खुद इसको सेकंड करता हूं कि होना चाहिए, पॉजिटिव नोट पर चीजें आगे बढ़नी चाहिए। और मुतालबात क्या हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का दोबारा आगाज होना चाहिए। और वो रेफर कर रहे हैं, भाई ईरान अमेरिका जंग देख लो, 47 साल की दुश्मनी थी, अल्टीमेटली चीजें मुज़ाकरात की मेज पर सेटल हुई। तो क्यों हम लोग वो ये नहीं मान रहे कि वो जंग जो है वो पाकिस्तान की सालिसी की वजह से नहीं, वो माने या ना माने दुनिया को तो पता है, और दुनिया को अब ये भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो लिबिया में 2 ग्रुप्स हैं उनके अंदर में सालिसी करवाने चाह रहा है। बिल्कुल। तो वो अब ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये चीजें होनी चाहिए, दोनों ममालिक को फिर अपने हाई कमिश्नर्स जो है वो अपॉइंट करने चाहिए, क्योंकि पिछले साल से हमारे दोनों ममालिक के हाई कमिश्नर्स जो हैं वो बिल्कुल वहां पर अपॉइंटेड नहीं है। फिर वो कहते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बेहतर होना चाहिए, जो हाँ जी, फिर जो वहां पर पहले हमारी ये समझौता एक्सप्रेस और ये थार एक्सप्रेस नई दिल्ली से लाहौर जो दोस्ती बस चलती थी, फिर श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जो है वहां पर एक बस सर्विस चलती थी। तो वो कहते हैं इस तरह की चीजों को दोबारा शुरू करना चाहिए, हमारी कश्मीर, ताकि तलखियां कम हो। हमारी कश्मीर और उनके कश्मीर में 2 से 3 पॉइंट्स खुले रहते थे जो तो वो बुनियादी तौर पर यही बात करें कि अभी जो कुछ है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, इस इतने बुरे हालात कभी भी नहीं थे, बिल्कुल ऐसे। तो चीजों को अब दोबारा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, और उसमें ये वो सारे इकदाम हैं जिनको इनिशिएट किया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखिए, पाकिस्तान की अप्रोच मैंने पहले बता दी, हम चाहते हैं कि चीजें सॉल्व हों, हम चाहते हैं कि चीजें बेहतर अंदाज में आगे बढ़े, लेकिन ये भारत को सूट नहीं करता। जो मौजूदा वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ऐसी है जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है।
तो जो आपके वजूद को तस्लीम नहीं कर सकता वो आपके साथ बैठकर बातचीत कभी नहीं करेगा। फिर उनको पॉलिटिकली सूट करता है एंटी पाकिस्तान रेटरिक, तो वो पाकिस्तान के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात होंगे तो कारकर्दगी तो सिफर है उनकी। फिर लोग कहेंगे भाई अब तुम्हें किस चीज पर वोट देना है, पहले भी पुलवामा में बंदे वो सीआरपीएफ के मरवा के वोट ले लिया, इधर बिहार में पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर भारतीयों को चूतिया बनाकर वहां पर वोट ले लिए, ठीक है। तो वो बुनियादी तौर पर उनको एंटी पाकिस्तान रेटरिक सूट करता है, वो भी कभी नहीं चाहते। तो वो नहीं चाहते तो भाई भाड़ में जाओ, हम तो जूती की नोक पर लिखते हैं। पर तुम्हें मौजूदा हालात में तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे जब वहां पे उनका जो इंडियन पंजाब है वहां पे भी इलेक्शंस आ रहे हैं, और इसके अलावा एक दो रियासतें गुजरात में है, गोवा में है, और ये वो स्टेट्स हैं जहां पर ये पाकिस्तान इंडिया वाला जो एलिमेंट है ना ये बिकता भी है। पंजाब तो देखे ना हमारा साथ है बिल्कुल। और देखें अभी इन्होंने वहां पर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाना शुरू कर दिए, जो बीएसएफ के इन्होंने एक ऑफिस के सामने धमाका करवाया। भगवंत मान जो भारतीय पंजाब का चीफ मिनिस्टर है वो कह रहा है कि ये धमाका मोदी ने करवाया। अब इंडियन मीडिया क्या कह रहे हैं, इंडियन एजेंसीज कह रही हैं कि पाकिस्तान आईएसआई इन्वॉल्वड है। इंडियन पंजाब का चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं धमाका मोदी ने करवाया, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने करवाया। क्यों? क्योंकि अगले साल इलेक्शंस हैं, तो ये अभी से इंडिया पाकिस्तान वाला जो नैरेटिव है ना उसको यहां पर शुरू करने की कोशिश कर रहा है। चले अब इंडियन पंजाबी की बात करें तो अभी इंडियन पंजाब की एक मूवी आई सतलुज के नाम से। जी। पहले तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में सतलुज का पानी बंद किया था, अब उन्होंने अपनी मूवी सतलुज उसको 48 घंटों में ही उतार दिया ओटीटी प्लेटफॉर्म से। अच्छा बिल्कुल, ये Z5 जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उससे उन्होंने सतलुज को जो है वो उतार दिया, और बुनियादी तौर पर इसका जो पुराना टाइटल था दैट वाज नोट सतलुज। इससे पहले इस फिल्म का जो नाम था वो पंजाब 95 था। अब ये बुनियादी तौर पर फिल्म बनाएगी, इंसानी हकूक के कारकुन थे जसवंत सिंह खालड़ा। अब जसवंत सिंह खालड़ा जो है ये श्रोमणी अकाली दल जो इंडियन पंजाब की एक पॉलिटिकल पार्टी है उससे भी एसोसिएटेड रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इनकी वजह शोहरत जो है वो ये थी कि इन्होंने 1980s से मिड 1990s के अंदर जी जो मुजालिम हुए भारत में सिखों पर उसको इन्होंने हाईलाइट किया। वहां पर बड़ी मैसिव स्केल पर किलिंग्स हुई हैं सिखों की। जो 84 में जो कुछ हुआ, इन्होंने गोल्डन टेम्पल में इंडियन फोर्सेस ने जो कुछ किया, इमरजेंसी लगी, फिर इमरजेंसी लगी, जो सारे मामला हुए, फिर इनकी फोर्सेस जो है उन्होंने गोल्डन टेम्पल के तकद्दुस को पामाल किया, सिखों के जज्बात को मजरूह किया, और वहां पर इनको जहां पर सिख दिखाई देता था ये उसको मार देते थे, शूट कर देते थे। तो उसमें जो हालात खराब हुए, इसके ऊपर ये जो जसवंत सिंह खालड़ा साहब थे इन्होंने उसको बड़ा एग्रेसिवली स्टडी किया, उसके ये चीज़ें हकायक सामने लेकर आए कि किस तरह वहाँ पर जो शमशान घाट थे वहाँ पर बॉडीज़ को लाकर उनकी जो फौज थी और उनकी पुलिस जो थी, नहीं फौज भी ये जानकर उसमें सिर्फ पुलिस का नाम लेकर आ रहे, बुनियादी तौर पर इंडियन आर्मी मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थी। इवन आलम ये था कि इन्होंने इंडियन आर्मी से जो सिख ऑफिसर्स थे वो इंपॉर्टेंट पोस्ट से उनको हटा दिया था, क्योंकि इनको खौफ था कि अगर सिखों ने बगावत कर दी तो बाकी फिर पीछे इनकी फौज में रह कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जज्बा है वहां पर वो सिखों के अंदर ही है। और वो इस वजह से भी खौफजदा थे क्योंकि एक सिख ने ही इंदिरा गांधी को मारा था, असैसिनेट भी किया था। लेकिन उसके पीछे भी वजह तो बुनियादी तौर पर यही थी ना, ये जो सारा मामला शुरू हुआ। तो अब ये अमृतसर, तरन तारण और मजीठिया, ये 3 वो मकामात थे जहां पर जून 1984 से दिसंबर 1994 के दरमियान जो शमशान घाटों से मिलने वाली नामालूम लाशें थीं उनके ऊपर इस बंदे ने स्टडी किया, और उसको स्टडी करते हुए फिर उसके हकायक को सामने लाते हुए इसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुआ फिर ये कि 6 सितंबर 1995 को इसको इसके घर से अगवा किया गया। अगवा करने के बाद ये काफी अरसा गायब रहा, बाद में इसकी लाश जो है वो सामने आई। फिर सीबीआई की रिपोर्ट, जो इंडिया का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस है, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि मुकामी पुलिस को ये चीज पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने इसकी अगवा की साजिश रची। इस मुजरिमाना साजिश के तहत मुकामी पुलिस अफसरान ने 6 सितंबर 1995 को कबीर पार्क में वाक़ जसवंत सिंह खालड़ा के घर से इनको अगवा किया, और लेटर ऑन जो है उनको कत्ल करके उसकी लाश जो है वो एक नहर में फेंक दी गई। अब यहां पर जो रिपोर्ट थी उसमें सिर्फ पुलिस मेंशन है, बुनियादी तौर पर यह काम किया था भारत की फौज ने, जिनको यह खौफ था कि अब जिस तरीके से ये एक्सपोज कर रहे हैं इंडियन मिलिट्री को और इंडियन पंजाब की पुलिस को, तो इससे लोग एक मरतबा फिर
वो पुराने जख्म है लोगों के ताजा हो जाएंगे। तो अब ये दिलजीत दोसांझ ने जिस फिल्म में ये काम किया, जिसका पहले नाम पंजाब 95 था, इसको उनका जो सेंसर बोर्ड है वो इनिशियली इसमें 21 कट लगाए गए। ये पिछले साल रिलीज होनी थी, 21 कट्स लगाए गए और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। लेटर ऑन, पहले 21 कट्स लगवाए गए, लेटर ऑन 120 कट्स हो गए, 120 जगहों से फिल्म को काटा गया तो फिर और उसकी फिर भी जस्टिफिकेशन कोई नहीं दी। अब ये जो फिल्म रिलीज की गई, ये 120 कट्स के बाद की गई, उसमें भी 2 दिन से ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके और 48 घंटों में इन्होंने Z5 का जो OTT प्लेटफॉर्म है वहां से इस फिल्म को हटा दिया। अब बात क्या है बुनियादी तौर पर, 2-3 चीजें। एक तो जो इंडियन सिक्स है ना, वो बड़े अरसे से ये समझ रहे हैं कि उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। मैंने पहले भी शायद बताया था कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में सिखों को सेपरेट आइडेंटिटी नहीं दी गई, वो उनके सेंसस में हिंदू काउंट होते हैं। तो सिख कहते हैं भाई हमारी अपनी सेपरेट पहचान है, जिस तरह पाकिस्तान में दी हुई है, बिल्कुल हमें इस तरह वहां पर सेपरेट पहचान दी जाए, वो नहीं दे रहे। सेकेंडली, सिखों में बड़ी तेजी से जो खालिस्तान से मोहब्बत है ना वो बढ़ती जा रही है और ये तादाद अब लाखों में नहीं है, ये करोड़ों में जा रही है अगर वर्ल्ड वाइड आप बात करें। वैसे जितनी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी जो है सिख पॉपुलेशन, वो ये समझती है कि उनको भारत के साथ वहां पर नहीं रहना है। फिर ये करते क्या है, ये वहां पर इनकी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली वहां पे नौजवानों को नशे पर लगा रही हैं। भारतीय फौज वो स्ट्रेटेजिकली वहां के नौजवानों को नशे पर लगा रही है ताकि ये इस तरफ ही लगे रहें। अदरवाइज किया तो कुछ भी नहीं उन्होंने उनके लिए, तो वो फिर ये खालिस्तान को ज्वाइन करेंगे क्योंकि भारत से नफरत है उनको। डेवलपमेंट देख लेना, इंडियन पंजाब सबसे पीछे है डेवलपमेंट में कंपैरेटिवली। लेकिन गो के आम आदमी पार्टी जब से इक्तिदार में आई उन्होंने काफी हद तक चीजों को वहां पर बेहतर किया है। हाँ जी, और अभी भी देखें ना, बीजेपी दोबारा कोशिश क्यों कर रही है, उनको वो चाहते हैं ना कि पंजाब में भी उनकी ग्रिप मजबूत हो, उसके लिए वो फिर दोबारा ये पाकिस्तान इंडिया और ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की कि अब आने वाले दिनों में भारत मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन पंजाब में एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो अब इतनी कामयाबी से बीजेपी यूज कर सकेगी। देखिए, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव आप कह लें कि उस तरह उतना नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक सेगमेंट है, वो है जो चीजों को, जो इस तरह की चीजों में आप कह लें कि जो जाहिलों का सेगमेंट है ना बुनियादी तौर पर, तो वो उसको एड्रेस करने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने कोशिश तो करनी है ना। वो जो एक प्लांटेड सेगमेंट होगा ना, जिनको पैसों से या जिनको किसी तरह से और फैसिलिटेट करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द सिख्स हैं पूरे इंडियन पंजाब में, वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को कबूल नहीं करते। लेकिन इसीलिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करेंगे ना, ताकि उस अप्रोच को तब्दील किया जाए, एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट वहां पर क्रिएट किया जाए। दिस इज व्हाट बीजेपी इज प्लानिंग। और मेरे प्रोग्राम के अंदर अजय शुक्ला, जो भारत में दी प्रिंसिपल इंडिया के एडिटर हैं और इससे पहले इंडिया न्यूज के एडिटर रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीरीज प्लान हो चुकी है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, इंडियन पंजाब में और गोवा में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सीरीज प्लान कर ली हुई है बीजेपी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर। और मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि ये सब कुछ करेंगे ताकि उस मैक्सिमम जाहिल भारतीयों के उस पोर्शन को वो अपनी तरफ जो है वो माइल कर सकें। चले हैदर, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। पब्लिक पॉडकास्ट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।